सीता के विवाह के बाद जनक बाबा ने अपने स्वभाव के अनुसार अपने वचन का पालन किया। वे माता सीता और श्री राम दोनों को खेत खलिहान में ले गए, जहाँ उन्होंने मिथिला की मिट्टी के भव्य सौंदर्य का अनुभव किया। जनक बाबा ने उन दोनों को हल चलाना सिखाया। माता ने उन्हें मिट्टी की जीवंत विशेषता सिखाई और धरती की सुंदरता की अनुभूति करवाई। जनक बाबा ने श्री राम को स्थानीय परिषद का गठन किस प्रकार किया जाता है इस विषय में विस्तार से बताया। वे बहुत उत्सुक थे उनकी कार्यशैली को समझने के लिए, इसलिए उन परिषदों की प्रगति को देखने के लिए उन्होंने आसपास के गांवों का दौरा किया। श्री राम हर चीज़ को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करते। जनक बाबा से लंबे लंबे वार्तालाप के दौरान उन्होंने प्रशासन की बहुत सी नई नीतियों की जानकारी प्राप्त की। माता ने हमें बताया कि श्री राम ने कहा था कि इन चंद हफ्तों में उन्होंने जो प्रशासन शैली जनक बाबा जी से सीखी वो अयोध्या में बिताए अनेक वर्षों से भी अधिक महत्वपूर्ण थी। उन्होंने रण विद्या की निपुणता और वेदों का ज्ञान ऋषि वशिष्ठ व ऋषि विश्वामित्र से प्राप्त किया, किंतु अब तक उन्हें प्रशासन की गूढ़ता सीखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था और वे बेहद प्रसन्न थे कि उन्होंने पहली बार जनक बाबा से इतना कुछ सीख लिया था। ऐसा लगता था कि जनक बाबा भी अपनी दूरदर्शिता व भविष्य के कुछ पूर्व आभासों को श्री राम को बताने के बहुत इच्छुक थे। उन्हें मिथिला की शक्तियों का पतन एवं कौशल राज्य के उत्थान का पूर्वाभास था। दशरथ के राज्यकाल में रघुवंश की बागडोर दूर दूर तक फैली और उनकी अत्यधिक उन्नति हो चुकी थी। राजधानी अयोध्या अब एक प्रमुख केंद्र थी जिसकी ख्याति व प्रभाव सभी तरफ फैला हुआ था। कौशल साम्राज्य की तुलना में विदेह राज कुछ भी नहीं था, किंतु सिर्फ एक चीज़ का फर्क था, वहाँ अति उन्नत विद्यापीठ था। इन दो महान प्रदेशों का एक होना, शक्ति व ज्ञान का विवाह होना अवश्य आर्यावर्त देश के उज्जवल भविष्य का द्योतक था। अगर वे दोनों मिलकर अपनी उच्च कोटि की संस्कृति व सभ्यता का व्यापक प्रचार प्रसार करते तो मानव जाति की महान उन्नति निश्चित है, जो विश्व की अन्य प्रजातियों का संरक्षण करने में सक्षम होगी, ऐसा सभी का विश्वास था। जनक बाबा जानते थे कि हमारी पृथ्वी अभी निचले चक्र की ओर है और आध्यात्मिक ज्ञान लुप्त होकर भौतिकतावाद की तरफ बढ़ रही है। यही कारण था कि जनक बाबा अपने जीवन के आखिरी वर्षों को समर्पित करना चाहते थे ताकि आने वाले अंधेरे युग के माध्यम से ज्ञान को वो संरक्षित करने में किसी प्रकार से भी सहायक हो सकें। ये लगभग ऐसा था मानो जनक बाबा ने पूर्व नियोजित ढंग से ये विवाह संपन्न करवाया हो, ये जानते हुए कि इससे संपूर्ण मानव जाति को अंततः लंबे समय तक लाभ पहुंचेगा। उन्होंने सीता को उचित प्रशिक्षण दिया था जो उस बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अनिवार्य था जो उनको निभानी थी। उन्होंने आर्य देश के बहुत से ऋषियों और संतों से सीता को अवगत करा दिया था और सीता ने भी उनकी शिक्षाओं को अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया था। वे जानते थे कि श्री राम इन सब बातों का मूल्य समझेंगे। साथ ही सीता का छोटे बड़े सभी जीवों की देखभाल करना बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के एक उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उनकी सबसे बड़ी और सबसे खास जिम्मेदारी पूरी होने जा रही थी और जनक बाबा ने इस अंतिम क्षण का सम्मान समभाव से किया, ना बहुत प्रसन्नता और ना दुख। उनके अंदर वैराग्य बहुत गहरे समाया हुआ था। एक सांझ रसोई घर में आकर सोमा ने हमारे साथ जनक बाबा की कुछ शिक्षाएं जो उन्होंने भगवान राम को दी थी साझा की, जो उसने भोजन परोसते समय सुनी थी। हम सबका ध्यान उसकी खामोशी पर गया जब उसने रसोई में प्रवेश किया और चुपचाप अपने काम में लग गई। अधिकतर वो बहुत बातें करती थी, किसी न किसी की, किसी नौकर की कुछ न कुछ सलाह किसी को देती रहती थी, किंतु उस दिन वो एकदम शांत थी, मानो उसके कानों तक हमारी आवाज़ पहुंच ही नहीं रही हो। जैसे ही उसने रसोई घर को धोना और साफ़ करना शुरू किया, मैंने उससे एक प्रश्न किया, किंतु जवाब देने के स्थान पर उसने दूर कहीं टकटकी लगाकर देखना शुरू कर दिया, जैसे उसने मुझे सुना ही ना हो। आखिर किसी नौकर ने उससे पूछा, क्या कुछ समस्या है? समस्या? नहीं, कुछ नहीं, वो चुप हो गई। खाना परोसते समय तुमने कुछ सुना था? किरण ने धीमे से पूछा। उसने हामी भरी। उसने फिर कहा, रोहिणी ने भी कुछ सुना था, किंतु वो कुछ भी समझ नहीं सकी। अवश्य कोई गंभीर विषय रहा होगा। वो हमारे सुनने के लिए
संभवतः नहीं था, सोमा ने कहा। शायद वो हमारे सुनने के लिए ही थी, तभी तो जनक बाबा ने तुम्हें उसे सुन पाने का अवसर दिया। तुम जानते हो ना, हर कार्य के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता है इस राजभवन में। किरण के सामने सोमा निरुत्तर हो गई। जब भी वो बोलता उसकी बातों में गहरा प्रभाव होता और वो उसका बहुत सम्मान करती थी। जैसे ही सोमा ने बोलना आरंभ किया, रसोई घर के सभी सेवक उसके चारों ओर आकर खड़े हो गए। मैंने जो भी सुना मैं दोहरा देती हूँ, सोमा ने कहा। शायद तुम इसका तात्पर्य समझ सको किरण। भोजन के मध्य में जब मैं कुछ पकवान परोस रही थी, जनक बाबा ने अचानक खाना खाना बंद कर दिया और श्री राम से वार्तालाप करने लगे। उन्होंने कहा, राम, राजा प्रजा का सेवक होता है। यदि राजा प्रजा से दूर हो जाए तो उनका पालन पोषण नहीं कर सकता। मिथिला में जितने भी परिवार हैं वे सब व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं भी उनके सभी दुखों को जानता हूँ और उन्हें दूर करने का भरसक प्रयत्न करता हूँ। श्री राम बहुत ध्यान से जनक बाबा की बातें सुन रहे थे। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, एक विस्तृत राज्य में भी यह संभव है। एक विशाल मन विशाल प्रजा को भली प्रकार जान सकता है, चाहे कितनी भी जनसंख्या क्यों न हो। क्या महादेव हमारे प्रत्येक विचार और इच्छाओं का ध्यान नहीं रखते? इसलिए ये किसी राजा के लिए अपनी प्रजा जो उसकी देखरेख में है उसे ऐसा करना चाहिए। यह उत्तरदायित्व हमें दिया गया है। यही कारण है कि मैं नियमित रूप से गांव में यात्रा करता हूँ और सीता को अपने साथ लेकर जाता हूँ, क्योंकि वो लोगों के मन को मुझसे भी अधिक अच्छा गहराई से पढ़ पाती है। वह प्रत्येक परिवार की आवश्यकता से परिचित है। स्वशासन वो है राम जिसका हमें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। वो भविष्य है, क्योंकि शासकों का मन केवल अपने स्वार्थ से धूमिल हो रहा है, अपने लोगों के हित के लिए नहीं। मैं देख रहा हूँ कि आर्यावर्त प्रदेशों के कई हिस्सों में वास्तविकता बन रहा है और इसका मुकाबला करने का एकमात्र तरीका यही है कि लोग स्वशासन में विश्वास करें। राम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या लोग अपने गांव पर शासन कर पाएंगे जबकि उन्हें अपने मन पर भी संयम रखना नहीं आता? जनक मुस्कुराकर बोले, ये हमारे ऋषियों मुनियों का दायित्व है कि वे लोगों को सिखाएं कि किस प्रकार अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए, जिससे वे अपने समुदायों पर शासन कर सकें। हमें बीज बोने चाहिए, हालांकि फलों को लगने में समय लगता है। बेशक आरंभ में प्रतिरोध होगा। ग्रामीण अभी ग्राम परिषदों को लेकर उत्सुक नहीं हैं, क्योंकि वे शासन करने के बजाय शासित रहना पसंद करते हैं। नेतृत्व ना करके वो अनुयायी बने रहना चाहते हैं, किंतु उससे उनके मानसिक विकास में सहायता नहीं मिलेगी। मेरा काम अब समाप्ति की ओर है और आपके कार्य की शुरुआत है। जब सीता यहाँ से विदा हो जाएगी तब मैं अधिक से अधिक आंतरिक आयामों की ओर आगे बढ़ूँगा। गहराई में अपने अंतःकरण से जुड़ता जाऊँगा। आपको मानव मन में सत्य धर्म का पौधा आरोपित करना चाहिए, ताकि लोग स्वयं उस अंधकार का विरोध करें जो ज्ञान के प्रकाश को निरंतर रोकने का प्रयास करता है। समय आ रहा है जब लोग मार्गदर्शन के लिए शासकों पर निर्भर नहीं रहेंगे। आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति खुद अपना उत्तरदायित्व ले। भविष्य में यही होना है श्री राम। स्वशासन, और ये आपसे आरंभ होना चाहिए, क्योंकि आने वाली सहस्त्राब्दी के लिए आप ही नींव रखेंगे। मैंने अपने लोगों में इसके बीज आरोपित करने की चेष्टा की है, किंतु मिथिला अयोध्या के तुलना में बहुत छोटा है, जबकि अयोध्या आगे चलकर और विराट हो जाएगा। ये भूमिका आपको और सीता को मिलकर निभानी है। अब मैं समझ पा रहा हूँ, इसी वजह से उसने मिथिला में जन्म लिया, जिससे यह ज्ञान वो अयोध्या तक पहुँचा सके, जिससे हमने मानव मन में जागृत करने का प्रयास किया है। कहते कहते सोमा शांत हो गई। जब मैंने ये शब्द अपने परम ज्ञानी व सब जानने वाले जनक बाबा के मुख से सुने तो मैं तो मानो अपने स्थान पर बर्फ़ की तरह जम ही गई। मैंने देखा कि श्री राम और सीता भी एक गहरे चिंतन में डूब गए हैं। फिर जैसे ही मुझे अपने कार्य का बोध हुआ, मैं झटपट वहाँ से खाना इत्यादि उठाकर बाहर आ गई। मैं नहीं जानती उसके बाद उन लोगों के बीच में ये संवाद जारी रहा या समाप्त हो गया। उनमें से एक सेवक ने किरण की ओर देखते हुए उससे प्रश्न किया, इन सब बातों से जनक बाबा का क्या तात्पर्य था?
स्वशासन की भला क्या आवश्यकता जबकि हमारे पास इतने विद्वान महाराज हैं? किरण ने गंभीरता से सोचते हुए कहा, मैं नहीं जानता। हर राज्य इतना सौभाग्यशाली नहीं है जैसे कि हम लोग हैं। इतने महान महाराजा को पाकर हमें लगता था कि वे भली भांति हमारे भविष्य को देख सकते हैं। जनक बाबा की दृष्टि केवल हमारे राज्य या हमारे वर्तमान काल तक ही सीमित नहीं थी। उनका दृष्टिकोण बहुत विराट है। हम सब कुछ समय तक मौन में रहकर उनके शब्दों को आत्मसात करने लगे और फिर धीरे धीरे हम सब उठकर रसोई घर में अपने काम में लग गए। वर्षों के बाद सोमा को मुझे यह बात याद दिलानी थी।